हेलो एवरीवन, बिलीव इन योरसेल्फ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 भारत एक खोज किताब से पहला पार्ट अहमदनगर का किला। ये किताब पढ़ना बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे इंटरेस्टिंग बनाने की। जवाहरलाल नेहरू को हम सभी जानते हैं। वे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया था। तो भारत एक खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी एक पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ही हिंदी अनुवाद है। अब ये एक एक्चुअली लेटर्स हैं जो नेहरू जी ने अपनी बेटी को लिखा था 1944 में, जब वो अहमदनगर की जेल में थे। तो इसे बाद में किताब का रूप दे दिया गया, क्योंकि इसमें भारत की ही नहीं पूरे विश्व की जो युवा लोग हैं उनको मानव का इतिहास जानने के लिए एक नई दृष्टि मिली। मतलब भारत पहले कैसा था, उसका विकास कैसा हुआ। यदि हम बहुत गहराई से इसे जानना चाहेंगे तो इस किताब में वह सब है, जिससे हमें उस समय की भी स्थिति का पता चलता है और उस समय की स्थिति से हम आज की स्थिति में कैसे पहुँचे इन सब का पता चलता है। तो चलिए पढ़ते हैं अहमदनगर का किला। नेहरू जी कह रहे हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय अंग्रेज़ों की गुलामी से देश को आज़ाद करने के लिए देश में जगह जगह पर बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे। तो जो लोग इन आंदोलनों को करवाते थे या अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कुछ भी करते थे तो उन्हें बार बार जेल में डाल दिया जाता था। चाहे वो नेहरू जी हो या महात्मा गांधी हो, इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। तो नेहरू जी की ये 9वीं जेल यात्रा थी और उन्हें जेल में आए हुए 20 महीने से अधिक का समय हो चुका था। नेहरू जी कह रहे हैं कि जब हम यहाँ जेल में पहुँचे थे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। अमावस्या के दूसरे दिन जब थोड़ा सा चांद हमें दिखाई देता है उसे दूज का चांद कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 दिन को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक के दिन को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि तब से हर बार जब नया चांद उगता है, मतलब जब जब पूर्णिमा आता है, तो मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया है। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है, मतलब स्थायी मित्र रहा है, और वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अमावस्या के बाद चांद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है और फिर पूर्णिमा तक वो पूरा दिखने लगता है। तो जो ये 15 दिन होते हैं तो वो देखकर नेहरू जी को एक हिम्मत मिलती है और उन्हें अपने आप पे भरोसा होता है कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। नेहरू जी को बागवानी का बहुत शौक़ था, गार्डनिंग का बहुत शौक़ था। तो हर जेल में भी वह जाकर बागवानी करते थे। तो अहमदनगर की जेल में भी उन्होंने बागवानी करना शुरू कर दिया और घंटों तपती धूप में भी फूलों के लिए वह क्यारियाँ बनाते थे। और वहाँ की मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली थी और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी थी। मलबे मतलब अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है भूकंप की वजह से तो उसके जो रेत, सीमेंट, बालू ये सब रहते हैं उसे मलबा कहते हैं। चूँकि यह इतिहास स्थल है, किला है, इसलिए इतिहास का स्थल है, इसलिए इसने अतीत में कई युद्ध और राजमहलों की दुर भी समधियाँ देखी। मतलब इस जगह पर बहुत सारे युद्ध भी हुए होंगे और बहुत से राजा ऐसे भी होंगे जो युद्ध नहीं करना चाहते, तो उन्होंने आपस में संधियाँ भी की होगी। तो यह स्थल ऐसा है जिसने ये सब देखा हुआ है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, मतलब यहाँ कोई विशेष घटना नहीं हुई है। लेकिन फिर भी नेहरू जी एक घटना के बारे में याद कर रहे हैं कि चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी को याद कर रहे हैं, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। अब नेहरू जी बता रहे हैं कि खुदाई करते करते उन्हें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे पुराने दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबद मतलब डोम और इमारतों के ऊपरी हिस्से ये मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली थी और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। मतलब खुदाई करते करते वो जेल में थे, इसलिए
बहुत अधिक दूर तक खुदाई नहीं कर सकते थे। जेलर लोग इसकी आज्ञा नहीं देते थे और उनके पास ऐसा कोई औजार भी नहीं था जिससे वो खुदाई का काम और आगे बढ़ा सकें। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है। कुदाल मतलब जिससे वो खुदाई कर रहे थे, तो उसको छोड़कर उन्होंने कलम उठा ली क्योंकि अधिकारियों ने उनको आगे खुदाई करने से मना कर दिया। नेहरू जी ने कलम उठा ली, मतलब वो कुछ लिखना चाह रहे थे, लेकिन वो जेल में थे। जब वो आज़ाद होके जेल से बाहर चले जाते तो उसके बाद वो अगर कुछ आंदोलन करते या कोई काम करते तो अपने अनुभव वो लिख पाते। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। फिर वह कह रहे हैं कि ना ही मैं पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। मतलब मैं कोई भगवान या भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि मैं भविष्य के बारे में लिख सकूँ। और बचा रहता है अतीत। अतीत के बारे में लिखने के लिए भी एक कला होती है, वो भी इतिहासकार या विद्वान की तरह वैसी विद्वतापूर्ण शैली मेरे पास नहीं है, तो मैं वो भी नहीं लिख सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? तो मेरे जो आज के विचार हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, उसके साथ मैं संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। एक विद्वान थे गेटे, उन्होंने एक बार कहा था, इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। मतलब यहाँ जो टॉपिक दिया गया है वो है अतीत का भार। मतलब नेहरू जी को भारत का इतिहास जानकर उसके बारे में लिखने की जो इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिससे उनके मन में एक बोझ था, भार था। तो गेटे कह रहे हैं कि यदि वो इतिहास का ये लेखन का काम कर ले, लिख लें इतिहास के बारे में, तो उनके मन का जो ये भार है, ये बोझ है, वो निकल जाएगा। अतीत का दबाव। अतीत का दबाव चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों ही तरह से हमें प्रभावित करता है और कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है। दरअसल हमारे भारत और चीन की सभ्यताएं जो हैं वो बहुत पुरानी हैं और पुराने समय से बहुत सारी परंपराएं चली आ रही है जिसको हमें निभाना होता है। तो कई लोग आज भी उस परंपरा को निभा रहे हैं, लेकिन आज के समय में कुछ परंपराओं को निभाना बहुत कठिन हो जाता है और ऐसा लगता है उनको निभाते हुए हमारा दम घुट रहा है। लेकिन बहुत पुरानी सभ्यता होने के कारण हमें उसको करना ही पड़ता है, निभाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं कि कभी कभी ये दबाव दम घोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं। अब आगे नेहरू जी कह रहे हैं, आखिर मेरी विरासत क्या है। मतलब यहाँ नेहरू जी अपने परिवार की विरासत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। विरासत का मतलब एक्चुअली होता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो भी ज़मीन जायदाद रख के गए हैं वो हमारी विरासत होती है और उस विरासत के हम उत्तराधिकारी कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर नेहरू जी भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। नेहरू जी कह रहे हैं कि मानवता के विकास में दसियों हजारों साल लग गए और इस दौरान जो जो हुआ, जैसे कभी हमने विजय हासिल की तो बहुत उल्लास, बहुत खुशी मनाया, कभी पराजय हुई तो हमने दुख का सामना भी किया, और कुछ मानव ऐसे हुए जिन्होंने बहुत हैरानी वाले साहसिक कार्य किए और इनकी शुरुआत उन्होंने युगों पहले की और अब भी वह जारी हैं जी और हमें आकर्षित करती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आयुर्वेद, जो बहुत समय पहले का ज्ञान है और ये आज भी बहुत लोकप्रिय है। अब मैं इस सब का वारिस हूँ और साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। मतलब ये मानव जाति के प्रारंभ से लेके अभी तक जो जो हुआ है उन सब का मैं तो वारिस हूँ, लेकिन ये पूरी मानव जाति के साथ मेरी साझेदारी है। मतलब वो लोग भी इसके वारिस हैं। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता है। मतलब हमारे भारत में बहुत एकता है, ये बात हमारे रक्त मांस अस्थियों में समाई हुई है। मतलब कूट कूट के ये भावना हमारे मन में बनी हुई है कि
हम सब एक हैं। इतने सारे जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग भारत में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में अनेकता में एकता है। भारतवासियों की विरासत, मतलब कोई भी व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता, मतलब हम सब एक ही हैं। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भविष्य भी इसी से बनेगा। तो नेहरू जी आगे कह रहे हैं, इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। अब नेहरू जी ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए यह ज़रूरी था कि हम सब एकजुट हों, और ये एकजुट करने के लिए वो कुछ लिखना चाहते थे। लेकिन इस विषय पर, अनेकता में एकता, हम सब एक हैं, इस विषय पर लिखना में बहुत कठिनाई और जटिलता थी, जिससे उन्हें भय लग रहा था और उन्हें लगता था कि मैं इसके बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, इतिहास के बारे में वो ज़्यादा जानते भी नहीं थे, तो इसका मैं सतही तौर पर स्पर्श कर सकता हूँ। मतलब मैं गहराई पर जाके ये सब स्पष्ट रूप में नहीं लिख पाऊँगा, केवल मैं ऊपर ऊपर से इसके बारे में लिख सकता हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलेगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।